ने चारों तरफ से घेर रखा है और स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक कहीं ना कहीं इस चिंता में है कि वो बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से कोर्सेज के लिए रिकमेंड करें, क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस कम थी। हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिमिटेड कॉलेज थे, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज थी, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स थी। नंबर ऑफ चॉइसेस क्योंकि बढ़ गई हैं, इसलिए सीधा प्रोपोर्शनेटली कंफ्यूजन बढ़ा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, इंटेलिजेंस या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड मशीन लर्निंग, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अभी तक एज ऑफ नाउ सोसाइटी ने इतनी ज्यादा नहीं सुनी है। तो वो उन कोर्सेज को करने में, उन प्रोग्राम्स को करने में वो थोड़ा उनको कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली है क्या। सो कहना मैं इन टोटलिटी ये चाह रहा हूँ कि पहला तो हमें ये कारण समझ में आना चाहिए कि कंफ्यूजन क्यों है। कंफ्यूजन इस वजह से है कि सोसाइटी के अंदर, हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ गई। अगर सर इसमें अगर जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट नहीं है अपनी फैमिली बिजनेस में, या अगर माँ बाप डॉक्टर्स हैं तो मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में सर क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि हर फील्ड को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मिसयूज्ड वर्ड है ये इंटरेस्ट, इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये ना एक्चुअली सबने अपना लिया है ये इस वर्ड को, और ये सबसे ज्यादा चलता वहीं पर है 10+2 के बाद कि फला कोर्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है भाई, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर लो, सर मेरा इंटरेस्ट नहीं। ऑन फेयर ग्राउंड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए कि उस कोर्सेज का कितना ड्यूरेशन है, कितनी फीस है, क्या मैं उस कोर्स को करने के बाद हायर एजुकेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या उस कोर्स को सिंपली करने के बाद अगर मेरा हायर एजुकेशन का मूड ना हो तो मैं सीधा जॉब कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अमूमन स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक जब कोर्स सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो वो गलतियां उनसे हो जाती हैं? गलती इसमें, जैसे मैंने पहले कहा जी, गलती उसी बेसिस पे होती है जब आप ऑन फेयर ग्राउंड्स सारे कोर्सेज को, सारे प्रोग्राम्स को, जो अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शन जी, उनको आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ऐसा क्या पैमाना होना चाहिए? मुझे लगता है कि स्टेट रिनाउंड कॉलेजेस के साथ साथ ऑटोनमस कॉलेजेस को भी प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। जो एम्प्लॉयर्स ये शिकायत करते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट होने के बाद जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो उस ढंग से तैयार नहीं होते, कहीं ना कहीं वो मिसमैच है। ठीक है, मैं आपको एक तो ये बात बताऊं कि ये बहुत लंबे टाइम से ये बात चलती रही है कि इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में गैप है। पहले तो मैं ये बात आपको साफ कर दूं कि ये गैप रहेगा, ये गैप आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ऐसा क्या पैमाना होना चाहिए? ये एक अटेम्प्ट है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा करने की। तो मेरे हिसाब से इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और स्टूडेंट्स को वाइल फाइनलाइजिंग द कॉलेज पर्टिकुलरली उनको ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि उस कॉलेज के पास किसी न किसी तरीके की कोई एक्रेडिटेशन है कि नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह आपका हालचाल पूछते हुए मैं सरकारिया एजीसी पॉडकास्ट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब हम लोगों ने 10th पास की तो हम लोगों के दिमाग में ये बात चल रही थी कि आगे कौन से सब्जेक्ट्स लें। फिर हम लोगों ने +2 की और उसके बाद फिर वही सोच विचार थे कि अब आगे कौन से सब्जेक्ट्स लें। दोस्तों, आज हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। आज जब बच्चा +2 कर लेता है, बच्चा और उसके अभिभावक इस चिंता में है कि वो आगे कौन से कोर्सेज ले और किस कॉलेज में एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की चर्चा का विषय है राइट कोर्स राइट कॉलेज। और चर्चा में जुड़ने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उन्होंने पीएचडी की है, इंडस्ट्री में वो जॉब कर चुके हैं और टीचिंग में रहते हुए वो कॉलेज के हॉस्टल्स, प्लेसमेंट्स और एडमिशंस को देखते रहे। वो कॉलेज के स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट, डेप्यूटी डीन स्टूडेंट्स अफेयर्स और हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी रह चुके हैं। कहने का भाव कि वो शायद ही कॉलेज का कोई ऐसा काम होगा, कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिसमें उनका योगदान नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज को वो अच्छे से समझते हैं और आज उनका इस चर्चा में एक सिंध मार्गदर्शक के रूप में होना आज की चर्चा को और भी सार्थक बनाएगा। अगर उनके बारे में मैं कहूं कि वो एक थॉरो जेंटलमैन है, या मैं ये कह दूं कि वो एक कंप्लीट मैन है, तो ऐसा कहना उनके बारे में ज्यादा उचित होगा। मेरी मुराद अमिसो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर गौरव तेजपाल से। डॉक्टर साहब, आपका आज के इस शो में, आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, +2 करने के बाद हमने ये देखा है कि बच्चे जो हैं
स्पेशली अगर मैं +2 नॉन मेडिकल बच्चों की बात करूँ, तो वो आज की डेट में कहीं दुविधा में है, क्योंकि हम तेज रफ्तार जिंदगी से गुजर रहे हैं और टेक्नोलॉजी किसी भी पल चेंज हो जाती है। एआई ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक कहीं ना कहीं इस चिंता में है कि वो बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से कोर्सेज के लिए रिकमेंड करें। तो ऐसे में अगर हम नॉन मेडिकल बच्चों की बात करें, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए बच्चों को जाना चाहिए? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका सेकंड पॉडकास्ट है। थैंक यू सर। मुझे आपने सेकंड पॉडकास्ट में मौका दे दिया। थैंक यू सर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये कि आपने जो खैर मुझे पहला सवाल ही पूछ लिया पॉडकास्ट में, पहले मैं ये बता दूं कि वो काफी लंबा है और सवाल के तौर पे काफी अलग अलग वेरियस डायमेंशंस की तरफ है, जिसको जवाब देने में थोड़ा वक्त लगेगा। यस सर। एक तो हम ये समझे सबसे पहले कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो अभी पर्टिकुलरली वो सोसाइटी जिनके स्टूडेंट, जिनके बच्चे 10+2 नॉन मेडिकल की हैं, आज का पॉडकास्ट नॉन मेडिकल के ऊपर जी, तो जो नॉन मेडिकल करके इस समय बाहर निकल रहे हैं उनकी अभी क्या सिचुएशन है, और दूसरा जो आपने कहा कि वो बच्चे कंफ्यूज हैं, उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूजन का कारण क्या है, पहले तो हमें ये समझना है। आप आज से 20 साल पहले चले गए, 25 साल पहले चले गए, जो बच्चे आज से 20 साल 25 साल पहले 10+2 कर रहे थे, उनके पास उनके वक्त में इतनी कंफ्यूजन नहीं थी। उसका कारण ये था क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस कम थी। हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिमिटेड कॉलेज थे, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज थी, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स थी। और जैसे अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैंने 10+2 की थी तो 10+2 करने के लिए अपने ही शहर में मेरे पास दो ही चॉइसेस, दो ही कॉलेज थे। मुझे 10+1 और 10+2 करने के लिए किसी एक कॉलेज पर ज्वाइन करना था, तो चॉइसेस दो थी, तो कंफ्यूजन 50-50 का था, ठीक है कोई एक ज्वाइन कर। जब मैंने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया इंजीनियरिंग का, उस समय पूरे स्टेट में उस समय 5 कॉलेज थे इंजीनियरिंग, तो इतनी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। ये एक में नहीं मिलेगा, दूसरे में ट्राई करेंगे, दूसरे में, तो तीसरे में, और अगर पांचों में नहीं मिला तो भाई खत्म बात। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे लगता है कुछ सोच विचार तो तब भी था, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बात कही है कि जब हम लोगों ने 10th किया, +2 किया, कोर्सेज को लेकर फिर भी कहीं ना कहीं सोच विचार था। लेकिन मैं अभी के लिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर ये जो कंफ्यूजन आपने कहा कि अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है क्यों? कंफ्यूजन इस वजह से है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस आर अवेलेबल। इस समय आज से 20 साल के बनस्पत जो सोसाइटी है उनके पास हर मामले में चॉइस है। आपको चाहे मोबाइल लेना है, चाहे आपको गाड़ी लेनी है, आप आज से 20 साल 25 साल पहले देखें, अगर आपने गाड़ी लेनी है तो आपको कंफ्यूजन नहीं थी जी, अभी आपको कंफ्यूजन है जी। अगर आपका बजट है 20 लाख का, तो 20 लाख के बजट में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि आप गाड़ी कौन सी लें और ब्रांड कौन सा लें। सेम आप मोबाइल देखिए, आप लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट देखिए, नंबर ऑफ चॉइसेस क्योंकि बढ़ गई हैं, इसलिए सीधा प्रोपोर्शनेटली कंफ्यूजन बढ़ा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन सा ठीक है, कौन सा ले लें, कौन सा नहीं। सही। सेम इज विद द एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर्टिकुलर। पिछले 20 सालों में ऑल अक्रॉस इंडिया कॉलेजेस खुले, और क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हुई है, इंटरनेट की वजह से इवॉल्व हुई है, तो नंबर ऑफ कोर्सेज भी आए हैं उसी तेजी से। जब इतनी तेजी से इतने कोर्सेज आते हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी ने उनको टेस्ट नहीं किया हुआ। आप पुराना कोई कोर्स उठा के देखिए, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसको अगर आपको लेना है किसी स्टूडेंट को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपको आज के करीब के अंदर एक बीटेक प्रोग्राम करना है जिसका नाम है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड मशीन लर्निंग, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अभी तक एज ऑफ नाउ सोसाइटी ने इतनी ज्यादा नहीं सुनी। तो वो उन कोर्सेज को करने में, उन प्रोग्राम्स को करने में वो थोड़ा उनको कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली है क्या। सो कहना इन टोटलिटी ये चाहे कि पहला तो हमें ये कारण समझ में आना चाहिए कि कंफ्यूजन क्यों है। कंफ्यूजन इस वजह से है कि सोसाइटी के अंदर, हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ गई। कुछ जूतों से लेकर के, शर्ट से लेकर के, गाड़ियों से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, कॉलेजेस तक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा है तो कंफ्यूजन। अब ये सवाल आता है कि इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें।
कंफ्यूजन को दूर करने के हम आज की बात करेंगे 10+2 नॉन मेडिकल की। तो हमें पहले तो ये देख लेना होगा कि 10+2 नॉन मेडिकल करने के बाद हमारे पास क्या क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल है। ऑब्वियसली कॉलेजेस तो आपकी चॉइस डिपेंड करेगा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर किया है, उस कॉलेज की ओवरऑल किस रैंक तक कोर्सेज प्रोग्राम्स उनको अवेलेबल है। तो पहला ये कि आपको कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है, इस पर बात। तो कोर्स सिलेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि 2-3 चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए जब आप कोर्स का सिलेक्शन करते हैं। एक तो मुझे लगता है कि कोर्स का सिलेक्शन के बाद हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि फ्यूचर इस कोर्स का हमें ज्यादा दिखता है। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, जिसकी डिमांड आने वाले वक्त में एंटिसिपेशन है कि वो बढ़ेगी, और थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड भी है, कुछ बैकग्राउंड है, कुछ फ्यूचर उसका हमें नजर आ रहा है। दूसरी चीज, क्योंकि रिलेटिवली जिसका फ्यूचर हमें समझ में आता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स आने वाले वक्त में चलने वाला है, उस डायरेक्शन का कोर्स ऑप्ट करने में आपको अपना करियर सेटल करने में ज्यादा आसानी रहती है। दूसरा मुझे लगता है कि हमें अपना फैमिली बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। हाँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस ओरिएंटेशन से मैं आ रहा हूं, उस ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए मुझे वो कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैं बिजनेस फैमिली से, मेरा बिजनेस है, मैं एक एंटरप्रेन्योर फैमिली से आता हूँ, बिजनेस है, वर्टिकल बिजनेस, मैं रियल एस्टेट में भी हूँ, मैं सप्लाई चेन में भी हूँ, तो फिर मुझे उस तरीके का कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए जो मेरे फैमिली बिजनेस को, जो कि अब तक मान के चलिए 20 करोड़ एनुअल टर्नओवर पे है, उसको मैं 20 करोड़ को 100 करोड़ तक लेके जाने की कोशिश करूं, वैसा सा कोई कोर्स सिलेक्ट करूं। अगर सर इसमें अगर जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट नहीं है अपनी फैमिली बिजनेस में, या अगर माँ बाप डॉक्टर्स हैं तो मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस केस में सर क्या करना चाहिए? नहीं, ये इंटरेस्ट वाली बात आपने काफी मजेदार बात है। ये मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो अक्सर आकर के जब मैं उनको अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में बताता हूँ कि 10+2 करने के बाद आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप फार्मेसी में भी अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में भी अपना करियर बढ़ा सकते हैं, या आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है वो स्टूडेंट्स कई बार ये कहते हैं कि सर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मैं पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं कि इंटरेस्ट एक बड़ा ये ना एक्चुअली सबने अपना लिया है इस वर्ड, और ये सबसे ज्यादा चलता वहीं पर है 10+2 के बाद कि फला कोर्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है भाई, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर लो, सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, सर मेरा इंटरेस्ट नहीं। हाँ, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लो क्योंकि उसने ज्यादा लोगों से सुना है, वो उसको कन्वीनियंट लगता है, वो कहता हाँ ठीक है फिर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सोच सकता हूँ। लेकिन जो इंटरेस्ट वाली बात है, इंटरेस्ट आपका, मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे अपना इंटरेस्ट अपना लाइफ में बहुत लेट पता चला है। आपका इंटरेस्ट क्या है? मैं तो हैरान होता हूँ कि 10+2 का बच्चा ये कह रहा था कि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। दैट मींस उसको पता है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट जैसी चीज जब तक आप किसी चीज को करते नहीं तब तक ये डेफिनेशन दे पाना कि उसको मैं पसंद करता हूं कि नहीं करता हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप उसको ऊपर से देख करके ही सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर ही वो चीजें तय कर रहे हैं समाज के अंदर, इसी वजह से वो कंफ्यूजन है। हम पूरे फील्ड को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट 10+2 नॉन मेडिकल का, और मेरे पास 4 कोर्सेज का ऑप्शन है। एक है कंप्यूटर साइंस, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, एक मेरे पास मैकेनिकल और एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को या मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैं उतनी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं उसको गूगल पे कोई सर्च नहीं करूंगा कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, वेयर कैन द प्लेसमेंट हैपन, देन व्हाट आर द सैलरी पैकेजेस,
द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट ऑफ 10+2 मैं कोर्स कर लूंगा तो उसके बाद मेरा सैलरी पैकेज कितना होगा जी। क्योंकि सोसाइटी में उसने कंप्यूटर्स का ज्यादा सुन रखा है आसपास के लोगों से, तो वो कहेगा कि मैं कंप्यूटर साइंस में कन्वीनियंट हूँ, कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, बच्चा ऐसे बोलेगा कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, मैकेनिकल और एरोनॉटिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं। वो ये नहीं कह पाता कि सर मैंने कंप्यूटर साइंस के बारे में ज्यादा सुन रखा है, पता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं, मैकेनिकल का मैंने कम सुना है, पता मुझे उसके बारे में कुछ नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि इन चारों में से मेरे लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी? और फिर क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों पे वो उसको खुद का कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं पता है कि मुझे मशीन्स में इंटरेस्ट है, कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, कि मैं एरोनॉटिकल में मेरा इंटरेस्ट बैठेगा, पता उसको कुछ नहीं। वो इंटरेस्ट की बेसिस पे ही चीजों को हाफ ऑफ द थिंग्स ही इज जस्ट इग्नोरिंग। सो दैट इज व्हाई वो कुछ कोर्सेज को लेकर के अपना बेंड ऑफ माइंड लेकर है। तो मुझे ये लगता है कि हर फील्ड को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मिसयूज्ड वर्ड है ये इंटरेस्ट, इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऑन फेयर ग्राउंड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए कि उस कोर्सेज का कितना ड्यूरेशन है, कितनी फीस है, क्या मैं उस कोर्स को करने के बाद हायर एजुकेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या उस कोर्स को सिंपली करने के बाद अगर मेरा हायर एजुकेशन का मूड ना हो तो मैं सीधा जॉब कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, या मैं उस हायर एजुकेशन प्रोग्राम को करने के बाद मेरा मन जॉब करने का भी नहीं है, मेरा मन आगे एजुकेशन का भी नहीं है, क्या मैं उसमें लेकर के कोई अपना काम धंधा शुरू कर सकता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकता हूँ। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि कोर्सेज का सिलेक्शन करना चाहिए। जी सर, मुझे लगता है कि बच्चों को और उनके अभिभावकों को काफी क्लैरिटी हुई होगी कि क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए जब वो कोर्स सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर साहब, हालांकि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपने काफी कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अमूमन स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक जब कोर्स सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो वो गलतियां उनसे हो जाती हैं? गलती इसमें जैसे मैंने पहले कहा जी, गलती उसी बेसिस पे होती है जब आप ऑन फेयर ग्राउंड सारे कोर्सेज को, सारे प्रोग्राम्स को, जो अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं करियर ऑप्शन जी, उनको आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं जी। फिर 3 साल बाद या 4 साल बाद आपको रियलाइजेशन होता है कि भाई ये जो मैंने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया है, ये जो मैंने प्रोग्राम कर लिया है, ये अगर मैं ना करता तो शायद मैं दूसरा कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। वो सोच आपको आती ही तब है जब आपने डिसीजन पूरे मन से नहीं लिया हो। जब आपने डिसीजन पूरे मन से लिया हो फिर वो आप सोचते भी नहीं है, क्योंकि वो आपको पहले ही पसंद था, वो आपको यू वर रियली इनटू इट, यू डोंट थिंक कि मैं दूसरा कोर्स नहीं किया। तो जब आप ऐसे आधा अधूरा अनकुक खाना खाएंगे तो फिर तो पेट खराब होता है। तो आपको अच्छे से सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेना है। उसमें जो एक्सप्लोर करना है वो मैंने 4 बता दी, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1, दैट उस कोर्स को, उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये देखना है कि क्या मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मेरे पास स्कोप है हायर एजुकेशन करने का। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हुआ तब आफ्टर 4 इयर्स, तो क्या मैं इसमें जॉब कर सकता हूं इमीडिएटली, इसकी इंडस्ट्री रेडीली अवेलेबल है। तीसरा, मेरे पास, मैं हायर एजुकेशन में भी नहीं जाना चाहता, मैं जॉब भी नहीं करना चाहता, क्या इस प्रोग्राम, इस प्रोफेशनल कोर्स के बेसिस पे मैं खुद का कोई काम धंधा, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूं। तो ये और चौथा ये रहेगा कि मैं अगर मान के चलिए 4 साल बाद मेरा मन ये होता है कि मैं विदेश चला जाऊं, या सेकंड ऑप्शन इज कि मैं इंडिया में रहते हुए यूपीएससी की तैयारी करूं, आईएएस, सिविल सर्विसेज की, या कोई जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी तैयारी करूं। तो क्या ये कोर्स ऐसा उसमें अवेलेबल है ताकि मुझे तैयारी करने में सुविधा हो, आसानी हो, ना कि मुझे तब अपना कोर कोर्स को छोड़ करके कुछ और पढ़ना पड़े, हिस्ट्री पढ़नी पड़े या कुछ और पढ़ना। सो इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर मुझे लगता है कोर्स की कसौटी को चेक करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पेरेंट को। तो उसके बेसिस पे आप कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कोर्स सिलेक्शन तो हो गया,
अब नेक्स्ट स्टेप है कि किस कॉलेज में एडमिशन हो, तो ऐसा क्या पैमाना होना चाहिए अभिभावकों के और उनके बच्चों के माइंड में जब वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं? देखिए, कॉलेजेस का सिलेक्शन के पैरामीटर्स बिल्कुल अलग रहेंगे। उसमें अगर कॉलेजेस की बात करें तो क्योंकि हम 10+2 नॉन मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं ज्यादा बड़ी कैटेगरी तो लूंगा जो इंडिया के अंदर जनरल कॉलेजेस की है, और बाकी जो नॉन मेडिकल बेस्ड प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो इसमें मेरा टेक सीधा सीधा ये रहेगा, जो कि मुझे लगता है काफी हद तक सोसाइटी को भी ये क्लियर होगा कि इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग को लेकर के एक हायरार्की है कि सबसे ऊपर आईआईटीज हैं। तो ऑब्वियसली जिसका आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द आईआईटी, देन आईआईटी के बाद एनआईटीज फॉलो करते हैं, जिसको मैं रिकमेंड करूंगा। तीसरे लेवल पे कुछ एक ट्रिपल आईटीज भी हैं जो अच्छे हैं। चौथे लेवल पे कुछ स्टेट के अपने रिनाउंड कॉलेजेस होते हैं, जो कि विद टाइम या तो एनआईटी बना दिए गए हैं या उनका अपना स्टेचर ऐसा है कि वो 60 साल पुराने कॉलेज हैं, 70 साल पुराने कॉलेज हैं, उनकी एक अपनी लेगेसी है, वैसे कॉलेजेस को प्रेफर करना चाहिए। और देन अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई कैटेगरी, एक तरह से नया माहौल बनाया, तो एक ऑटोनमस कॉलेजेस की कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि स्टेट रिनाउंड कॉलेजेस के साथ साथ ऑटोनमस कॉलेजेस को भी प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। इन 5 तरह की कैटेगरी को या 4 तरह की कैटेगरीज को तो इन 4 तरह की कैटेगरीज के अंदर अगर आपको कॉलेज सिलेक्शन मिलता है तो आपको करना चाहिए, या आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको रैंक के मुताबिक आपको या 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे आपको ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन मिले। डॉक्टर साहब, आपने ऑटोनमस कॉलेज की बात की है, मैंने यूजीसी की वेबसाइट पर देखा, अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज करेक्ट कर दें। इंडिया में शायद 45-50 हजार कॉलेजेस हैं और उनमें से 1300-1400 कॉलेजेस हैं जो ऑटोनमस कॉलेज, लगभग 3% के करीब। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि आप अभिभावकों को और उनके बच्चों को ये जरूर बताएं कि ऑटोनमस कॉलेज का मतलब क्या है और ऑटोनमस कॉलेज में एक स्टूडेंट को क्यों एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, ऑटोनमस कॉलेजेस, पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑटोनमस कॉलेजेस हैं क्या। ऑटोनमस कॉलेजेस बेसिकली इंडिया के अंदर जितना भी अभी तक का एजुकेशन सिस्टम रहा है, उस एजुकेशन सिस्टम में हम, आप भी उसी सिस्टम में पढ़े, मैं भी उस सिस्टम में पढ़ा हूं। वो जो पुराना सिस्टम था, जिसको हम पुराना कह सकते हैं, आज की तारीख में हम पुराना कह सकते हैं, उसमें ये होता था कि मैं उसको एबीसी मॉडल कहता हूं। एबीसी मॉडल, दैट मींस ए इज अ पर्सन हु विल टीच इन द क्लास, बी इज अ पर्सन हु विल सेट द क्वेश्चन पेपर, एंड सी इज द पर्सन हु इज गोइंग टू इवैल्यूएट द आंसर। And system ensures that these 3 people, they are all they're different. एक आदमी क्लास में पढ़ाएगा, पढ़ाने वाले का क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले से कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले का इवैल्यूएशन करने वाले से कोई लेना नहीं। ये तीनों अलग अलग लोग। जब एजुकेशन पूरी दुनिया में इवॉल्व हो तो उसमें ये चीज नोट की गई कि ये एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है किसी बच्चे की इवैल्यूएशन। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने जो पढ़ाया है मुझे थोड़ा बहुत उसका आइडिया है, या मुझे दे दिया गया कागज, इस कागज के ऊपर जो लिखा है वो पढ़ा दिया गया जी। अब सवाल कैसे पूछने हैं वो मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं अपना सवाल पूछ लेता हूं और कोई तीसरा व्यक्ति उस स्टूडेंट के आंसर कॉपी को मार्क करता है जी। तो इस सिस्टम के अंदर तीनों लोग क्योंकि अलग अलग हैं, तो धीरे धीरे जब एजुकेशन पूरी दुनिया में इवॉल्व हो तो ये देखा गया कि ये फेयर नहीं है। बेहतर क्या है सिस्टम का? अगर ये फेयर नहीं है तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया, मैं ही क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा और फिर आखिर में मैं ही आंसर कॉपी इवैल्यूएट करूंगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑटोनॉमी इज गिवन टू द पर्सन। और अगर इसको बिगर स्केल पे लेना है तो ऑटोनॉमी इज गिवन टू द सिस्टम, एक पूरे कॉलेज को। ठीक है, तो अब मैं क्योंकि एज टीचर पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, मैंने 6 महीने 1 साल उन बच्चों को पढ़ाया है। अब पढ़ाने के बाद मुझे पूरा आइडिया है कि कौन बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, और मैं अगर इनको इवैल्यूएट करना चाहता हूं
तो मैंने किस तरीके से कितने डिफिकल्ट सवाल पूछने हैं, कितने एवरेज सवाल पूछने हैं, ठीक है, एंड देन उनकी आंसर कॉपी भी मैं इवैल्यूएट करूंगा क्योंकि मुझे पता है उनकी लर्निंग कर्व क्या है। तो ये जो मॉडल है व्हिच इज आई रेफर इट एज AAA, ट्रिपल ए मॉडल इज far more transparent and authentic as far as assessment is concerned of any particular student. तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर इवॉल्व हुई, तो लोगों ने अलग अलग मॉडल्स टेस्ट किए, ट्राई किए, तो उसमें ये जो मॉडल था ये सबसे ज्यादा सक्सेस रेट इसकी निकलती है लर्निंग आउटकम्स को लेकर के, एंड देन लर्निंग आउटकम्स के साथ साथ आपकी जो ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी ऑफ वैल्यूएशन प्रोसेस है वो भी एक फैक्टर है। तो ये जब इंडियन सिस्टम भी बाहर के सिस्टम से प्रभावित तो रहते ही, तो बेस्ड ऑन दैट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफी इनिशिएटिव लिया गया कि ऑटोनॉमी दी जाए कॉलेजेस को। यूजीसी ने बहुत बड़ी एक कैंपेन तरह से है कि वो मोटिवेट कर रही है सब स्टेट कॉलेजेस को कि वो लोग ऑटोनॉमी ले, तो और उस पे यही करा है। डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ी नेस्कॉम की, हालांकि शायद 2023 की रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है, परसेंटेज है, जो एम्प्लॉयर्स ये शिकायत करते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट होने के बाद जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो उस ढंग से तैयार नहीं होते, कहीं ना कहीं वो मिसमैच है, टाइम लगता है, 2-3 साल लगते हैं, फिर वो ट्रेन होते हैं, तैयार होते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऑटोनमस कॉलेजेस का क्या रोल है कि वो जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और उसका इंडस्ट्री के साथ जो प्रैक्टिकली जो काम वहां करने जाना है, तो उसमें वो मैच बिठाने में वो क्या रोल है? ठीक है, मैं आपको एक तो ये बात बताऊं कि ये बहुत लंबे टाइम से ये बात चलती रही है कि इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में गैप है। पहले तो मैं ये बात आपको साफ कर दूं कि ये गैप रहेगा, ये गैप आप कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। आप इसको बिल्कुल, ये बात बहुत आर्टिकल्स और जर्नल्स पे लोग भी कहते हैं कि इसमें गैप है, इंडस्ट्री कहती है ग्रेजुएट के हिसाब से नहीं है। आप इसको स्टडी करते जाइए, 50 साल बाद भी आपको यही सीन मिलेगा। इंडस्ट्री यही कह रही होगी कि लोग उस हिसाब से तैयार नहीं, वो हो ही नहीं सकते। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का हम लोग समझे कि एक रोल है, उनका रोल इंडस्ट्री के हिसाब से लोगों को तैयार करना नहीं है। पहले तो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन ही गलत है, उनको ये लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन्हीं के लिए बने हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बेयर मिनिमम नॉलेज किसी प्रोफेशनल कोर्स के ऊपर वो दे सकते हैं। इंडस्ट्री चलती है कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर, इंडस्ट्री चलती है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है कि सर्वाइव करना है आपको इंडस्ट्री के, वो उस सर्वाइव करने के लिए अलग अलग काम करेंगे, जो कि उनके हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर हम मैन पावर तैयार करने की कोशिश भी करें नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में हर पल सिचुएशन बदलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदलती है, देशों के रिलेशंस बदलते हैं, ये ऐसी चीजें हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बहरहाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशन है ये कभी मीट नहीं होगी, इसमें गैप रहेगा ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप इस गैप को मिनिमाइज करने की अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मिनिमाइजेशन इस तरीके से होगा, खास करके जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री, टेक बेस्ड इंडस्ट्री का गैप विद एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मिनिमाइज आप कर सकते हैं विद द रिवीजन ऑफ सिलेबस, फ्रीक्वेंट रिवीजन ऑफ सिलेबस, क्योंकि टेक्नोलॉजी पिछले 20 सालों में जिस तरीके से इवॉल्व हुई है, बड़े क्विकली उसने इवॉल्व करके पुरानी टेक्नोलॉजी 3 साल बाद ही रेलेवेंट हो जाती है। तो उसमें आप इतना कर सकते हैं कि आप जो बच्चों को स्टडी स्कीम पढ़ा रहे हैं, जो कोर्स करिकुलम तैयार करके आप बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, क्लासेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, वो कोर्स आप बच्चों को फ्रीक्वेंटली उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और यहाँ ऑटोनमस कॉलेजेस एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोनमस कॉलेजेस के पास एक तरह से ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने कोर्स करिकुलम को बदल सकते, तो वो उस कोर्स करिकुलम को इंडस्ट्री की जो डिमांड है या नीड है उस हिसाब से उसको वो
अपडेट कर सकते हैं और वो बच्चों को कुछ इनिशियल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे क्लासेस में पढ़ा सकते हैं, ताकि इंडस्ट्री में जब जाएं तो उस इंडस्ट्री के रेलिवेंट उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया। जी डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं कोई कॉलेज जो है वो NAAC accredited है, NBA accredited है, NIRF रैंकिंग जो है उसका इतना कोई नंबर है। ये accreditation सर, ये रैंकिंग्स पहले तो उनके मायने क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अगर कोई बच्चा किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेता है? देखिए, इसकी आज के दिनों में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और अपनी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें भी इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की अटेम्प्ट्स हैं कि देश की जो एजुकेशन है उसकी किसी हद तक एक स्टैंडर्डाइजेशन हो सके। जो भी प्रोसेसेस एजुकेशन, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में फॉलो किए जाते हैं वो किसी हद तक स्टैंडर्डाइज्ड है। ये एक अटेम्प्ट है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर के खड़ा करने। तो मेरे हिसाब से इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और स्टूडेंट्स को व्हाइल फाइनलाइजिंग द कॉलेज पर्टिकुलर उनको ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि उस कॉलेज के पास किसी न किसी तरीके की कोई एक्रेडिटेशन है कि नहीं। और खास करके क्योंकि आजकल बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज भी एक्रेडिटेशन देने लगी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड एक्रेडिटेशन जैसे NBA, NAAC है, वैसी कोई एक्रेडिटेशन उस कॉलेज के पास है कि नहीं है, इसको जरूर धन्यवाद करना चाहिए। जी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि जो बातें आज सर ने की हैं, जो नॉलेज सर ने आज हमें दी है, उससे आज पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को काफी क्लैरिटी हुई है। डॉक्टर साहब, जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप, क्योंकि यूथ की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें और स्क्रीन टाइम की बात करें, तो इन चीजों को माइंड में रखते हुए आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो इसमें मेरा जवाब आपको ये रहेगा कि पर्टिकुलरली यूथ को लेकर के जो आपने कहा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलरली पॉडकास्ट हमारा 10 टू नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर ही है, तो उसमें मेरी तरफ से मैसेज ये रहेगा कि वो लोग, जैसा उनको मैंने बताया कि कोर्स को किस तरीके से सिलेक्ट करना, उसकी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर लेंगे और फिर कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना और फिर जो भी सिलेक्शन कर लेना, ऑफ कोर्स उनको अदर फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी क्या है, वो कितना दूर तक घर से बाहर जाकर के पढ़ सकते हैं, अदर कंस्ट्रेंट्स हो, उनके बेसिस पे जो भी फैसला ले उसको पूरे मन से करें और जो भी वो कोर्स ले लें या कॉलेज ले लें उसमें पूरी मेहनत के साथ अगले 3 साल 4 साल वो उसको सीखने की कोशिश करें। मेरी तरफ से आज के यूथ को आज के पॉडकास्ट में यही मैसेज। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ एजेंसी पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब किसी अगले एपिसोड में किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, किसी नई चर्चा में आपसे फिर से मिलना होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। मैं सरकारिया एजेंसी पॉडकास्ट से आपसे विदा लेता हूं।